जी, आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। आज के लेक्चर में हमने पहले तो चैप्टर 1 जो हमने कंप्लीट किया है, इसके एमसीक्यूज़ अटेम्प्ट करेंगे। 20 एमसीक्यूज़ आपको होम असाइनमेंट के तौर पे दिए थे, इसको डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में अपना चैप्टर पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव जो है वो आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले एमसीक्यूज़ चैप्टर 1 जी, पेज है हमारे पास 201। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 10 तक कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिए। 2 फॉलोइंग कंसेप्ट इज नॉट इलस्ट्रेटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। वो कहता है एक कंसेप्ट है जो कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व एक्सप्लेन नहीं करता। कौन सा? एफिशिएंसी। वो एफिशिएंसी करता है क्योंकि जितने भी पॉइंट्स है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे वो सारे एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड रिसोर्सेज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर इनसाइड द कर्व पॉइंट होगा इसका मतलब है इनएफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी का कंसेप्ट डिस्कस होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में? बिल्कुल होता है, शाबाश। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, बिल्कुल, क्योंकि एक चीज को एक्वायर करने के लिए दूसरी चीज को सेक्रीफाइस करना पड़ता है। तो जिस रेशियो से सेक्रीफाइस करते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जिसको हमने स्पेसिफिकली प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या नाम दिया था? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मार्जिनल रेट ऑफ, शाबाश, प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन। याद है मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन? क्या यही कि एक किसी चीज का एक एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरी चीज के कितने यूनिट्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, दूसरी चीज के कितने यूनिट्स की प्रोडक्शन कम करनी पड़ती है। वही था मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन, जिसे हम आम जुबान में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। इसी को हमने जो इंडिफरेंस कर्व वाला टॉपिक था उसमें क्या नाम दिया था? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली टर्म है इंडिफरेंस कर्व की। मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन स्पेसिफिक टर्म है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की। और जनरल इकोनॉमिक्स में इनका नाम क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है। इक्विटी, इक्विटी ना, ये कहीं नहीं डिस्कस किया हमने। ट्रेड ऑफ, क्या ट्रेड ऑफ को डिस्कस किया है? बिल्कुल, एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए दूसरे को कम करना पड़ता है। ट्रेड ऑफ का मतलब यही है ना, ठीक है? ट्रेड ऑफ का मतलब ये एक चीज को हासिल करने के लिए दूसरे को सैक्रिफाइस करना, ट्रेड। तो करेक्ट ऑप्शन हमारी क्या हुई? सी। सी क्लियर हो गया जी? जी, और की क्वेश्चन? थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम? अनलिमिटेड वांट्स एंड स्कैर्स रिसोर्सेज, लोअर इनकम्स एंड हायर इनडायरेक्ट टैक्सेस, अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन, रिसेशन। अच्छा, सारी की सारी है इकोनॉमिक प्रॉब्लम, है सारी की सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम, लेकिन बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम में सिर्फ एक ही है। वो क्या है? सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम इसी की वजह से, समझ लीजिए जड़ यही है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है और वांट्स या नीड्स अनलिमिटेड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई हमारी? ए। क्लियर जी? और की क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 5 करे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद मैक्रो इकोनॉमिक्स? इनमें से कौन सा मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं, यानी किसका है? माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू। यानी इसमें से जो भी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमने टॉपिक पढ़ा होगा उसको टिक करना है, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स अभी हमने नहीं पढ़ी। आप कह सकते हैं हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा इशू माइक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है? तो भाई दो ही इकोनॉमिक्स है, एक माइक्रो एक मैक्रो। जो मैक्रो का इशू नहीं है वो माइक्रो का होगा, ठीक है? वैसे तो आपको याद होगा जब हमने डिफरेंस पढ़ा था उसमें कुछ एग्जांपल मैंने बताई थी आपको मैक्रो इकोनॉमिक्स के इश्यूज के। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स किन इश्यूज को डील करती है, याद है? इन्फ्लेशन को, अनएम्प्लॉयमेंट को, जी, इकोनॉमिक ग्रोथ को, बैलेंस ऑफ पेमेंट बताया था, फिस्कल बजट बताया था, हाँ, तो एक्सचेंज रेट बताया था, और बाकी रह गया क्या? यही तो चीजें पढ़ते हैं। अभी क्या कह रहा है? कह रहा है ए स्टडी ऑफ कलेक्टिव डिसीजंस बाय हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर। कलेक्टिव को अंडरलाइन कीजिए, इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा। अगर हम पाकिस्तान में स्पेसिफिकली किसी एक सिर्फ फीस सेंटर मार्केट की बात करें, फीस सेंटर मार्केट की बात करें, ये होगा हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी। अगर हम पाकिस्तान में ओवरऑल जितनी भी मार्केट्स हैं सबका एनालिसिस करें, ये क्या होगा? एग्रीगेट। अगर हम कहें
भाई ये जो हमारा इचरा बाजार है ना, इसमें चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है। अगर हम कहें पूरे पाकिस्तान में चीजों की कीमतें बढ़ रही हैं, मैक्रो का। इंडिविजुअल मार्केट का इशू है तो माइक्रो का। एग्रीगेट कलेक्टिव का इशू है तो मैक्रो का। इंडिविजुअल वर्सेस एग्रीगेट, ये लिख लें। इंडिविजुअल है, स्पेसिफिक है, इंडिविजुअल स्पेसिफिक, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू। एग्रीगेट है, मैक्रो का इशू। तो ए मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है, ये एग्रीगेट है, इंडिविजुअल नहीं है। एग्री करते हैं इससे? बी रोल ऑफ द स्टेट बैंक इन रेगुलेटिंग द मनी सप्लाई, ये भी मैक्रो का। मनी सप्लाई पूरे पाकिस्तान में करेंसी नोटों की तादाद क्या होगी, ये किसी एक मार्केट को थोड़ा इफेक्ट करेगा। स्टेट बैंक जब नोट छापता है, सप्लाई मनी को बढ़ाता, कम करता, कंट्रोल करता है, किसी एक मार्केट के लिए थोड़े, वो पूरे पाकिस्तान की मार्केट्स के लिए। ये भी मैक्रो का इशू है। इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स इन ए पर्टिकुलर मार्केट्स, पर्टिकुलर को अंडरलाइन कीजिए। पर्टिकुलर को, पर्टिकुलर का मतलब क्या है? इंडिविजुअल स्पेसिफिक। हाँ, तो इकोनॉमिक बिहेवियर ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स का इशू, पर्टिकुलर की वजह से। और ए वाला कलेक्टिव की वजह से नहीं है। बाकी देखिए कंसेप्ट सिर्फ मिलता जुलता ही है दोनों, ए में और सी में। फर्क कलेक्टिव और पर्टिकुलर का। डी स्टडी ऑफ इश्यूज सच एज अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये तो कंफर्म मैक्रो इकोनॉमिक्स इश्यूज हैं। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई? सी। सी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है। जी क्लियर हुआ ये जिन्होंने पूछा था? जी और कोई क्वेश्चन? कौन सा? 7 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इशू इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। वही 5 वाला ही तकरीबन वही पूछ रहा है। अभी पहली लाइन तो वैसे ही है, 5 में भी यही कहा था बताओ कौन सा है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है। 7 वाला भी कह रहा है कौन सा ऐसा है जो मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू नहीं है। ए इशू रिलेटिंग टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैक्रो इकोनॉमिक्स का इशू है कि नहीं? है, इसका मतलब ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है। हमने तो वो ढूंढना है जो नहीं है। डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसेस इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर, एग्रीकल्चर को अंडरलाइन कीजिए। ओवरऑल बात कर रहा है, स्पेसिफिक पर्टिकुलर सेक्टर की बात कर रहा है? पर्टिकुलर की बात कर रहा है जी। नहीं, एक सेक्टर चाहे पूरा है, एक पर्टिकुलर मार्केट है ना। हम जब पूरे पाकिस्तान की बात करेंगे ना, हर मार्केट की, जिसमें एग्रीकल्चर भी है, जिसमें इंडस्ट्रियल भी है, जो पेरिशेबल भी है, ड्यूरेबल भी है, हर चीज की मार्केट की बात करेंगे, वो होगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। पर्टिकुलर मार्केट का एनालिसिस करेंगे ना, जैसे मुझे बताइए एग्रीकल्चर मार्केट है, ये स्टडी करना कि पेरिशेबल गुड्स की डिमांड कैसी है, इलास्टिक या इनइलास्टिक। ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा कि माइक्रो का? पेरिशेबल गुड की एक एग्जांपल थोड़ी है, एग्जांपल तो बहुत सी है, लेकिन हमने चूंकि स्पेसिफाई कर दिया सेक्टर को, ये माइक्रो का। हमने माइक्रो में पढ़ा, किस चैप्टर में पढ़ा? चैप्टर 2 का लास्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है जी। तो सेक्टर स्पेसिफिक हो जाए, ये भी माइक्रो का ही टॉपिक बन जाता है। तो ये है मैक्रो इकोनॉमिक्स का नहीं है, माइक्रो का है करेक्ट ऑप्शन। लेकिन बाकी भी पढ़ लेते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन अनएम्प्लॉयमेंट कहां डिस्कस होते हैं? मैक्रो का है। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन नहीं, हमने तो नॉट वाला ढूंढना है। पॉसिबल इफेक्ट ऑफ ए बजट डेफिसिट ऑन द लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, बजट डेफिसिट है, जैसे हमने फिस्कल बजट पढ़ा ना, फिस्कल बजट सरप्लस में हो, डेफिसिट में हो, इसका इफेक्ट क्या होगा, कहां डिस्कशन होगी? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। तो हमारी करेक्ट ऑप्शन कौन सी हुई 7 में? बी। क्लियर हो गया ये जिन स्टूडेंट ने पूछा था? चलिए और कोई क्वेश्चन 10 तक? अगर ये कहे कि डिक्लाइन इन टैक्सेस, इसका इंपैक्ट क्या होगा इकोनॉमी पे? अगर स्पेसिफिक देखिए, हम इस तरह नहीं स्टडी करते कि इफेक्ट ऑफ डिक्रीज इन टैक्स ऑन इन सियालकोट, हम इश्यूज का ओवरऑल इकोनॉमी पे इंपैक्ट देखते हैं। ठीक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का होगा। टैक्स जो है मैक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है जी। 11 से लेके 20 तक, 11
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इकोनॉमिक सोर्स? इकोनॉमिक सोर्स को अंडरलाइन, रिसोर्स को अंडरलाइन कीजिए। इकोनॉमिक रिसोर्स, इकोनॉमिक रिसोर्स कहते हैं किसको हैं? जिसे पैसे देके, एक होता है इकोनॉमिक्स का, इसके साथ अपोजिट लिख लें, फ्री गुड्स। फ्री गुड्स वो गुड्स जो दुनिया में फ्रीली अवेलेबल हैं उसे हम कहते हैं फ्री गुड, और जिन्हें पैसे देके खरीदा जाता है इकोनॉमिक गुड। जैसे एयर, सिंपल एयर। अब आप कहें सर वो हॉस्पिटल में जाते हैं, वो ऑक्सीजन लगाते हैं, उसको तो पैसे चार्ज करते हैं, वो स्पेसिफिक है, ठीक है। इसी तरह ड्रिंकिंग वाटर है, अगर आप नहीं कहो सर वो समंदर का पानी जो है वो तो फ्री है, तो भाई वो पीने वाला नहीं है, ये स्पेसिफिक गुड की बात। एयर जो है ये आपको पता है फ्री अवेलेबल। क्या कोई और एग्जांपल दे सकते हैं ऐसी गुड की जो इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं, फ्री गुड है? हाँ शाबाश, सनलाइट, ठीक है। सूरज की रोशनी भी फ्रीली अवेलेबल, वो भी इकोनॉमिक गुड नहीं है, फ्री गुड है जी। बारिश का पानी, हाँ जी बिल्कुल, जब, हाँ जी बिल्कुल। तो अच्छा, ड्रिंकिंग वाटर भी पैसे दे के खरीदते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी पैसे दे के, बुक्स भी, तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? एयर। समझ आ गया? इकोनॉमिक सोर्स के साथ फ्री गुड का जरूर लिख ले कंसेप्ट, फिर आपको समझ आएगा दोनों में फर्क क्या है। तो अगर आपसे एग्जाम में कहे फ्री गुड की एग्जांपल तो बताओ, क्या एग्जांपल बताओगे? एयर, सनलाइट, बारिश का पानी, हाँ जी ठीक है ठीक है ठीक है ठीक जी। 20 तक और कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें। 16, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर इज कनकेव टू द ओरिजिन बिकॉज। अच्छा मुझे बताइए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से कंपेयर करें डिफरेंस कर्व को, इन डिफरेंस कर्व का कौन सी शेप होती थी? कन्वेक्स। क्यों? बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, मार्जिनल रेट इन डिफरेंस कर्व कन्वेक्स है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिमिनिश, डिक्रीज होता है। अच्छा डिक्रीज, अच्छा ये कह रहे हैं मैं सर डिक्रीज ही कह रहा था, डिक्रीज, मैं इधर से इंक्रीज समझ रहा हूँ, कह रहे नहीं सर मैं डिक्रीज कर रहा था। चले ठीक है, कंफ्यूज हो, कोई बात नहीं, क्लियर हो गया। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? डिक्रीज। किस वजह से? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग, शाबाश। अब आ जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे, शेप क्या है? कनकेव। क्यों? बिकॉज मार्जिनल रेट ऑफ प्रोडक्ट ट्रांसफॉर्मेशन increases, नहीं, marginal rate of product transformation increases, अच्छा किस वजह से increases? ये लाइन याद करवाई थी, because some resources are more efficient in producing good A than in producing good B. ये more efficient resources are more efficient, ये लाइन बताई थी ना आपको। अब देखते हैं क्या कह रहे हैं वो। 16 था, कह रहे in order to produce one good, production possibility front is concave to the origin because in order to produce one good, resources must be diverted from the other. ये नहीं। अच्छा ये किस चीज की रीजन है? हमने दो प्रॉपर्टी पढ़ी है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर की, एक है डाउनवर्ड, एक है कनकेव। ये वाली एक्सप्लेनेशन किसकी है? डाउनवर्ड की है कनकेव की? डाउनवर्ड की, डाउनवर्ड की है। जब एक चीज हासिल करने के लिए दूसरी को सैक्रिफाइस करना पड़े, इनवर्स रिलेशनशिप है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप डाउनवर्ड। जी हाँ डाइवर्ट करे, उनका क्वेश्चन ये है कि रिसोर्सेज तो इसमें ए में डिक्रीज हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। हम यही कह रहे हैं कि एक चीज को प्रोड्यूस करने के लिए दूसरे गुड के रिसोर्सेज ऐड कर, तो उसका मतलब है जब एक चीज की प्रोडक्शन बढ़ेगी दूसरी की क्या होगी? तो दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप आ गया ना, एक की प्रोडक्शन बढ़ाए दूसरे की कम करनी पड़ेगी, दूसरे की बढ़ाए इसकी कम करनी पड़ेगी, इनवर्स रिलेशनशिप आ गया। तो हमारा जो स्लोप होगा वो नेगेटिव, डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड स्लोप की तो रीजन है, कनकेव की नहीं है। डाउनवर्ड होना अलहदा कंसेप्ट है, कनकेव होना अलहदा कंसेप्ट है। ये बात समझ आई कि नहीं आई? नहीं आई समझ? नहीं 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 ना 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 भैया, ना 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 ऐसे तो नहीं ना। अच्छा टेबल नहीं रहने दे। मुझे बताइए कि डिस्क्रिप्टिव एक्सप्लेनेशन, ये एक कर्व ए है, एक कर्व बी है,
एक कर्व सी है, तीनों में बताइए कॉमन क्या है? तीनों डाउनवर्ड है, तीनों डाउनवर्ड स्लोप है। ए को कहते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। बी को क्या कहते हैं? कन्वेक्स। सी को क्या कहते हैं? कनकेव। ठीक है, ये फर्क है तीनों। अच्छा तो मुझे बताइए ये लाइन कहां पड़ी थी? लॉ ऑफ डिमांड में। ये लाइन कहां पड़ी थी? इंडिफरेंस कर्व में। ये लाइन कहां पड़ी? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में। ठीक है, तो इसमें देखिए इंक्रीज डिक्रीज की रेशियो सेम थी, 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1, सेम रेशियो से, इसीलिए सीधी लाइन थी। सप्लाई में भी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सेम रेशियो से बढ़े, इसीलिए सीधी लाइन थी। लेकिन जब ये रेशियो सेम ना हो तो फिर कन्वेक्स या कनकेव बनती है। अगर रेशियो ये डिक्रीज हो रही हो तो फिर डाउनवर्ड, और अगर इंक्रीज हो रही हो तो। अच्छा बताइए, अब अगर आपने जवाब सही दे दिया, समझ लीजिए आज तक इकोनॉमिक्स का हक अदा कर दिया आपने। प्राइस बढ़ी 1 से हुई, सॉरी 5 से हुई 10। पहला कॉलम क्या हुआ? 5 से। दूसरा कॉलम 10 से 5, 3 सवाल पूछूंगा। 10 से 5 होता है, शेप क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन। दूसरा कर्व 10 5, पहला 5 से 10, दूसरा 10 से 8 होता है, डाउनवर्ड तो दोनों सूरतों में आएगा। अब बताइए, अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बताइए, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज। अच्छा अब इसके बाद फर्ज कीजिए 5 से 10, 10 से 15 हुआ, और दूसरी तरफ 10 से पहले 8 और 8 के बाद फिर 7 हुआ। अब रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है? रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमारा डिक्रीज कर रहा है, ये कन्वेक्स डिक्रीज कर रहा है ना कैलकुलेशन, ये आ गया कन्वेक्स। और अगर इंक्रीज कर रहा हो कनकेव। चलें जी, नहीं 50 रुपए नहीं, ठीक है। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 इन ए डाउनवर्ड होने की रीजन। बी क्या है? सम रिसोर्सेज आर बेटर एट प्रोड्यूसिंग वन गुड एंड सम रिसोर्सेज आर गुड एट प्रोड्यूसिंग अदर गुड। ये क्या है? यही रीजन ना हुई, यही रीजन। सी देयर इज ऑलवेज सम लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं पढ़ी हमने पीपीसी में। ऑल रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स प्रोडक्शन इक्वली। ऐसा होता स्ट्रेट लाइन आती। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुई भाई? कुछ समझ आए ना जी? 15 which of the following is more likely to be found in a free market economy than in a planned economy? अच्छा एमसीक्यूज का एक फायदा होता है, आपके कंसेप्ट सारे एक एमसीक्यू में पूरा टॉपिक जो है वो जेहन में घूम जाता है। तो इसलिए एमसीक्यूज को अगर आपने एक दफा कर भी लिया, और एमसीक्यूज में एक और अच्छी बात है क्या, एक दफा कर लिए तो आपका नॉलेज और टेस्ट हो गया, लेकिन वो ऐसे हो जाते हैं जैसे क्योंकि रटा तो लगता नहीं है इनका। तो आप अगर 3-4 दिन के गैप के बाद दोबारा करेंगे तो आपका नॉलेज दोबारा टेस्ट हो रहा होगा। एमसीक्यू से आप बोर नहीं होते। तो एमसीक्यूज जो है इनकी प्रैक्टिस करते रहें। अगर आपने एक दफा कर भी ली है तो हफ्ते डेढ़ दो हफ्ते के बाद दोबारा उस चैप्टर के एमसीक्यूज को अटेम्प्ट कीजिए जी। फ्री मार्केट इकोनॉमी में है, प्लैंड इकोनॉमी में नहीं है। ढूंढना क्या है? वो चीज जो फ्री मार्केट में है, प्लैंड इकोनॉमी में नहीं है। पहली ऑप्शन इवन डिस्ट्रीब्यूट ऑफ वेल्थ, फ्री मार्केट में होती है? बिल्कुल भी नहीं, प्लैंड में होती है, हो सकती है। एन इंसेंटिव टू इनोवेट, फ्री में होता है, प्लैंड में तो नहीं है। गवर्नमेंट ने एक ही चीज प्रोवाइड करनी है सबको। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स फॉर बेनिफिट ऑफ सोसाइटी एज ए होल, ये नहीं होता फ्री में, ये तो प्लैंड में होता है। फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर, ये भी प्लैंड में होता है। तो कौन सी चीज है? बी इंसेंटिव टू इनोवेट।
ये फ्री मार्केट में, बाकी तीनों चीजें प्लान्ड इकोनॉमी में होती हैं, फ्री में नहीं होती। 18 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेट टू नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स की टाइप्स पढ़ी थी, कौन कौन सी थी? कौन जी? पॉजिटिव और नॉर्मेटिव। पॉजिटिव में क्या पढ़ते हैं? क्या है, क्या होता है। नॉर्मेटिव में क्या पढ़ते हैं? क्या होना चाहिए। तो बताइए अब इसमें गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड, वैसे तो शुड के लफ्ज से हमें फैसला कर लेना चाहिए, शुड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, नॉर्मेटिव। बाकी सारी देखें पॉजिटिव स्टेटमेंट्स हैं। गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट प्रोवाइड हेल्थ केयर, इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड हेल्थ केयर, इकोनॉमिस्ट आर पेड मोर देन द अकाउंटेंट्स, टेक्नोलॉजी हैज ग्रेट इंपैक्ट ऑन प्रोडक्टिविटी। ये सारी चीजें पॉजिटिव हैं। नॉर्मेटिव कौन सी है? ए जी। ये सी वैसे स्टेटमेंट इसमें असूली तौर पे मुझे इख्तलाफ है। इकोनॉमिस्ट आर पेड, बहरहाल है तो पॉजिटिव, नहीं काटना दे। अच्छा हाँ, किसी इकोनॉमिस्ट ने एमसीक्यू बनाया होगा ना जी। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? 20 कीप इन माइंड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, पीपीएफ। ऑल द पॉइंट्स ऑन पीपीएफ कुड बी एफिशिएंट पॉइंट्स, सारे एफिशिएंट। प्रोडक्शन में बी चोजन इनसाइड पीपीएफ विच विल बी एफिशिएंट। इनसाइड की प्रोडक्शन चूज की जा सकती है लेकिन वो एफिशिएंट नहीं होगी, वो तो इनएफिशिएंट होगी। प्रोडक्शन आउटसाइड द पीपीएफ इज एफिशिएंट, वो तो इम्पॉसिबल है। नन ऑफ दीज, नहीं एक ठीक है। कौन सा? ए वाला, शाबाश जी। और कोई क्वेश्चन? क्लोज करते हैं। अच्छा, कल के लिए आपकी असाइनमेंट है फिर 21 से जितने भी हैं 41 तक। हाँ जी, ये एमसीक्यूज, लेकिन ये उम्मीद है ज्यादा मुश्किल नहीं होंगे। आज पढ़ते हैं हम पहला कंसेप्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स जी, चैप्टर 6। अच्छा, एक आपने परेशान नहीं होना सर नहीं परेशान नहीं होना सर। हमने ये 1 से 5 चैप्टर्स पढ़े हैं 2 महीनों में, और बाकी तकरीबन हमारा 1.5 महीना रह गया है, पौने 2 महीने रह गए हैं। इसमें हमने 9-10 चैप्टर बाकी रह गए हमारे। ऐसे नहीं, ये छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और याद रखें इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बताया था सिलेक्शन भी है, ऑप्शन भी होती है, 7 में से 5 क्वेश्चंस करने होते हैं। लेकिन याद रखें कि मैं सिलेक्शन को इनकरेज नहीं करता। देखिए उसमें कोई मुश्किल क्वेश्चन भी तो आ सकता है, तो हमें सिलेबस सारा तैयार करना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको सारे चैप्टर पढ़ाने हैं, आपने भी सारे चैप्टर्स तैयार करने हैं, कोई टॉपिक रहना नहीं चाहिए। इसमें याद करने वाला मटेरियल है लेकिन निस्बतन कम, समझने वाली चीजें ज्यादा है। मैंने आपको बताया था मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये ज्यादा टेक्निकल है। अच्छा, टेक्निकल का मतलब ये है कि इसमें याद करने वाली चीजें कम है, समझने वाली चीजें ज्यादा है। तो एक आपने कोशिश करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में छुट्टी ना करें, और दूसरा आपने सिलेक्टिव स्टडीज नहीं करनी, क्योंकि ये ना आपके अच्छा सर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट वाला टॉपिक है, ये जो है इसको छोड़ देते हैं तो बाकी टैक्स वाला कर लेते हैं, और पता चले कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में से आसान क्वेश्चन था, टैक्स वाले में मुश्किल क्वेश्चन आ गया, उधर समझ नहीं लगी स्टेटमेंट आपको। तो हमने याद रखे ऑप्शन पे नहीं चलना, इकोनॉमिक्स का सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। एग्री करते हैं इससे? चलिए अब आते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हमें बता रहे हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ, देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स असल में मैक्रो इकोनॉमिक्स है गवर्नमेंट के लिए। इसका जो सबसे बड़ा यूजर होता है इकोनॉमी में वो गवर्नमेंट के लिए, जिसने फैसले करने हैं। हाँ, अगर आप तज्जिया करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि गवर्नमेंट जो है स्टेट बैंक हर 2 महीने 3 महीने बाद इंटरेस्ट रेट को चेंज क्यों करता है, वो बढ़ाता क्यों है, कम क्यों नहीं करता, इंटरेस्ट रेट बढ़ाने का क्या इफेक्ट आएगा, कम करने का इफेक्ट क्या होगा, गवर्नमेंट टैक्स रेट को डिक्रीज किसी सेक्टर में किसी जगह पे सब्सिडीज देती है और किसी जगह पे टैक्सेस ज्यादा, ये क्यों है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी हो उसके लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स की भी स्टडी है, उसके लिए स्टडी कर सकते हैं। वरना असल में इसका प्राइमरी यूजर कौन है? गवर्नमेंट। लेकिन हमने चूंकि बिजनेस में डिसीजंस करने होते हैं,
हमने देखना होता है कि गवर्नमेंट अगर टैक्स रेट को बढ़ाती है, हमारी कंपनी, जिस कंपनी में फॉर एग्जाम्पल हम CFO हैं, उस पर क्या इफेक्ट आएगा, उसके मुताबिक हमने अपनी पॉलिसीज बनानी है, उसके लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ में आनी चाहिए। तो असल में हम इसमें इस तरह पढ़ रहे होंगे गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट को वो करना चाहिए, आपने ये ना समझे कि सिर्फ गवर्नमेंट के लिए रेलिवेंट है, ये ठीक है, ये हमारे जो आम बिजनेसमैन है उसके लिए भी रेलिवेंट है कि वो समझे इकोनॉमिक्स को। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज को समझने की जरूरत है पहले इस लफ्ज को। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज क्या होंगी कि गवर्नमेंट क्या एक्शन ले, पॉलिसीज अडॉप्ट कौन करेगा, मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब ऐसी पॉलिसीज जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही है, पूरी की पूरी कंट्री को इफेक्ट कर रही है। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का मतलब क्या, ऐसी पॉलिसीज जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को, कंट्री को इफेक्ट कर रही हैं। ये पूरी की पूरी इकोनॉमी या कंट्री को जो पॉलिसीज इफेक्ट कर रही हैं, ये इंप्लीमेंट कौन करेगा, चलाएगा कौन, फैसले कौन लेगा, गवर्नमेंट। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गवर्नमेंट जो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी चलाएगी इसके मकासद क्या हैं, इसके क्या मकासद हैं, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं गवर्नमेंट के। देखिए ये ऑब्जेक्टिव समझने की जरूरत है क्योंकि आगे चल के हम समझ लीजिए ये आपके 5 चैप्टर्स जो हैं उनकी बेस इस छोटे से कंसेप्ट में बिल्ड हो रही है। हमारे 5 चैप्टर्स की बेस इस छोटे से कंसेप्ट में डेवलप हो रही है। इनको बाद में हमने डिटेल में स्टडी करना है कि गवर्नमेंट इन ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करती है। तो पहले तो पता होना चाहिए ऑब्जेक्टिव है क्या। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या मतलब है कि इकोनॉमी में जो GDP है वो इंक्रीज हो, इसे कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये GDP क्या होती है, पूरी इकोनॉमी, पाकिस्तान एक साल में जितनी भी चीजें प्रोड्यूस करता है उसको कहते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बताइए पाकिस्तान में पिछले साल जितनी भी फसलें की क्वांटिटी प्रोड्यूस हुई, इस साल अगर उससे ज्यादा हो जाती है हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी ने ग्रो किया। ठीक है, इकोनॉमी जैसे एक कंपनी है गाड़ियां बनाती है, पिछले साल 1000 यूनिट बना के बेचे, इस साल 1200 यूनिट बना के बेचे, कंपनी का CFO क्या कहेगा, देखिए हमारी कंपनी ने ग्रो किया। और अगर इसी तरह इकोनॉमी के अंदर हर सेक्टर तकरीबन उसकी प्रोडक्शन ग्रो करे, ओवरऑल पूरी कंट्री की प्रोडक्शन ग्रो की, तो हम क्या कहें, हम अब ये नहीं कहेंगे कंपनी ने ग्रो किया, हम क्या कहेंगे, इकोनॉमी ने ग्रो किया। जब हम ये कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ इस दफा 5.6% रही पिछले साल की निस्बत, इसका मतलब क्या होता है, पिछले साल की निस्बत पूरी कंट्री की प्रोडक्शन 5.6% ज्यादा रही। ठीक है, अब इसमें हो सकता है किसी सेक्टर में प्रोडक्शन कम हुई हो, किसी में ज्यादा हो, लेकिन मिल मिला के एग्रीगेट इंक्रीज है। इकोनॉमिक ग्रोथ समझ आ गया क्या है, क्या गवर्नमेंट का मकसद होना चाहिए इकोनॉमिक ग्रोथ कि प्रोडक्शन बढ़े, बिल्कुल होना चाहिए। फिर कहते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, बेरोजगारी खत्म हो जाए। कहता है फुल एम्प्लॉयमेंट से 2 फायदे होंगे। एक, आप मुआशरे में जितने भी इंसान हैं उनको उनकी सलाहियतों का फायदा उठा सकेंगे, प्रोडक्शन को बढ़ा के उन्हें प्रोडक्शन में लगाएंगे। आपकी जो आउटपुट है, नेशनल आउटपुट, जीडीपी या नेशनल आउटपुट एक ही बात है, ये बढ़ जाएगी। और दूसरा फायदा क्या होगा, मुआशरे में जो जुराइम है इनमें कमी आएगी, इसलिए कि जो बेरोजगार होगा वो चोरी करेगा, वो फिर मोबाइल छीनेगा, और दूसरे जो जुराइम है उनमें मुलव्वस होने का इम्कान है। इसीलिए गवर्नमेंट के लिए फुल एम्प्लॉयमेंट एक ऑब्जेक्टिव है। अच्छा, फुल एम्प्लॉयमेंट को मैं आगे एक लफ्ज लिखने लगा हूं, आपने मुझे बताना है कंसेप्चुअली दोनों एक ही है कि उनमें फर्क है। कंसेप्चुअली इज इक्वल टू 0 अनएम्प्लॉयमेंट, फुल एम्प्लॉयमेंट या 0 अनएम्प्लॉयमेंट एक है। तो अगर कभी मैं ये कहूं कि गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो, तो आप ये तो नहीं कहेंगे सर पहले तो पढ़ाया था गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो, अब कह रहे हैं अनएम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हो, ये क्या चेंज कर रहे हैं। तो हाँ, तो ये चक्कर में तो नहीं आएंगे, बात समझ आएंगे
क्योंकि इकोनॉमिस्ट ज्यादातर अनएम्प्लॉयमेंट को डिस्कस करते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट की लैंग्वेज यूज करते हैं। हम कहते हैं ये ईवल है, ईवल को डिस्कस करते हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट समझ आ गई? क्या मतलब? बेरोजगारी खत्म हो। अच्छा, ये जहन में रखिएगा, अनएम्प्लॉयड हर बंदा जो काम नहीं कर रहा वो अनएम्प्लॉयड नहीं है। आप भी तो काम नहीं कर रहे, हाँ, कुछ भी नहीं करते आप, ना पढ़ते हैं ना कोई काम करते हैं, लेकिन आपको अनएम्प्लॉयड नहीं कहा जाएगा। अनएम्प्लॉयड उसको कहा जाता है जो नौकरी ढूंढ रहा हो उसको नौकरी ना मिले, जो नौकरी नहीं ढूंढ रहा उसको अनएम्प्लॉयड। एक बंदा रिटायर हो गया काम कर करके 60-65 साल की उम्र में, क्या अब वो नौकरी भी नहीं ढूंढ रहा बस सुकून में, क्या अब उसको हम अनएम्प्लॉयड कहेंगे? नहीं जी, हाँ, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे, वो भी अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेशन में आ सकता है, जिसको डिजायर्ड जॉब नहीं मिल रही, डिजायर और वो ढूंढ रहा है उसको, ठीक है, लेकिन वो किस किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है वो बाद में पढ़ेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या है? प्राइसेस स्टेबल रहे। क्या गवर्नमेंट का ये ऑब्जेक्टिव होना चाहिए? है कि नहीं, होता कि नहीं, एक अलग बात है, क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान में देख रहे हैं, वरना बाकी बहुत से मुल्क ऐसे हैं में प्राइसेस स्टेबल होती हैं, वो साल तक प्राइसेस जो है वही रहती हैं उनमें, प्राइस स्टेबिलिटी। लेकिन एक गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव हम ये कह रहे हैं जो होना चाहिए, प्राइस स्टेबिलिटी। अच्छा, इसके साथ एक रिलेटेड कंसेप्ट है एक्सचेंज रेट स्टेबिलिटी। एक्सचेंज रेट पता है क्या है? डॉलर कितने का है? ये एक्सचेंज रेट का है। नहीं, 156 नहीं, 154 कुछ का आ गया, 150। हाँ, चलें भैया, ठीक। प्राइस स्टेबिलिटी मकसद होना चाहिए। अच्छा, अब आगे चल के आप कहेंगे सर ये क्या, पहले आपने पढ़ाया प्राइस स्टेबिलिटी होनी चाहिए, अब आप कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन नहीं होनी चाहिए। भाई ये कहां से आ गया? ये तो हमने पढ़ा ही नहीं। ये कहेंगे ना भाई, इन्फ्लेशन एक ही बात है, प्राइस स्टेबिलिटी नो इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन किसको कहते हैं? प्राइसेस के बढ़ने को। अगर प्राइसेस स्टेबल रहेंगी तो इसका मतलब यही है इन्फ्लेशन नहीं है। नहीं, फिर भी स्टेबल नहीं है ना, प्राइस कम भी है, उसको कहते हैं डिफ्लेशन। प्राइसेस ज्यादा हो जाए उसे क्या कहते हैं? प्राइसेस कम हो जाए उसे क्या कहते हैं? डिफ्लेशन। लेकिन गवर्नमेंट जो, देखिए पूरी दुनिया में शाज़ो नादिर ही किसी मुल्क में चीजों की प्राइसेस कम होती हैं, ये इकोनॉमिस्ट हमें बताते हैं। कहते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 से लेके आज तक, शायद आपको पूरी दुनिया की इकोनॉमी को रिसर्च करें तो आप 2-3 मुल्कों में आपको प्राइसेस कम होती नजर आएंगी, ठीक है, वरना नॉर्मली ट्रेंड क्या है? प्राइसेस बढ़ ही रही हैं पूरी दुनिया। हाँ, कहीं पे 1%, 1.5% बढ़ रही है, कहीं पे 10%, 15% बढ़ रही है। हाँ, 1%, 1.5% इसे कहता है ठीक है, ये ठीक है, ये एक्सेप्टेबल है, चलेगा। 10-15% नहीं चलेगा। इक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट में इक्विलिब्रियम होना। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का। और बैलेंस से क्या मुराद है? कि ये ना हो कि इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं। बताइए, पाकिस्तान का बैलेंस ऑफ पेमेंट एडवर्स होगा कि फेवरेबल होगा? एडवर्स होगा, यानी हम इंपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं। क्या ऐसा होना चाहिए? ये गवर्नमेंट की यही कोशिश होती है, इक्विलिब्रियम है यानी बराबरी है। इंपोर्ट ज्यादा होने का नुकसान, आप देखिए बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया। इंपोर्ट बाहर से मंगवाएंगे, फॉर एग्जांपल यूएसए से इंपोर्ट, उन्हें ₹5 देंगे, कहेंगे हम जानते नहीं इसको, क्या कहेंगे? डॉलर। तो मार्केट में डॉलर की डिमांड बढ़ेगी कि कम होगी? इंपोर्ट से बढ़ेगी। जब डॉलर के, हाँ, तो इकोनॉमिक्स का सिंपल असूल, डॉलर की डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस क्या होगी? डॉलर की बढ़ जाएगी। एक्सचेंज रेट 150 की बजाय 60 पे पहुंच जाएगा, 70 पे पहुंच जाएगा। इंपोर्ट ज्यादा होने से ये नुकसान होता है। भाई अभी इंपोर्ट में थे, अब टैक्स पॉलिसी डिस्कस करना वो, और ये तो पढ़। मेरा भाई मुझे बताए फिस्कल बजट क्या होता है? हाँ, नहीं, फिस्कल बजट गवर्नमेंट के इनकम और खर्चों दोनों का हिसाब, सिर्फ खर्चों का नहीं।
हाँ, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? बैलेंस होना चाहिए, है बैलेंस होना चाहिए। हाँ, इनकम टैक्स से आती है, खर्चे किससे आते हैं? ओरिजिन लाइन ड्रेन से, सही कह रहे हैं। भाषा डैम से, हेल्थ एजुकेशन सेक्टर पे, नए स्कूल, वही वही वही। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है? ये नहीं कि इनकम बहुत कम, खर्चे बहुत ज्यादा कर लें, बाद में उधार लेना पड़े, उधार लेके खर्च, ऐसे नहीं करना चाहिए। इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जितनी इनकम है उस लिहाज से खर्चे करे जाए। भाई कुछ बात समझ आते हैं आप? चलिए भाई, इसमें डायग्राम नहीं, मैं बताया था इसमें डायग्राम कम है सही इसमें, लेकिन डायग्राम कम है। पहले मुझे बताइए, ये कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं सारे आपको? चलिए, आज जुम्मे को आपको पता है हमारे लेक्चर की ड्यूरेशन कम होती है, कल इंशाल्लाह इसको आगे लेके चलेंगे। जी, आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं। अल्लाह हाफिज।